वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो आज के क्लास में हम लोग राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो शायद आपको पता नहीं होगा, हमने कुछ ही दिन पहले पार्ट 1 स्टार्ट करा था इस चैप्टर का। तो पार्ट 1 आपको इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास में पार्ट 2 है इस चैप्टर का एंड हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है। सब लोग इस सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो एंड सब लोग एनसीईआरटी ओपन कर लो। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। कूल है, रेडी है सब? स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, यहां से हमें कंटिन्यू करना था। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंस वुड ऑल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। हमारा संविधान इस चीज का ध्यान रखता है कि अगर किसी के ऊपर किसी क्राइम का इल्जाम लग रहा है तो उस इंसान को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. अक्सर हम लोग पता है क्या गलती करते हैं, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग जाता है ना किसी चीज का, तो हम मान लेते हैं कि हाँ यार इसने तो वो गलती की ही होगी। पर ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, हमारे जुडिशियल सिस्टम में या हमारे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कहते हैं कि पीपल आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ठीक है, हमें लोगों को इनोसेंट मानना चाहिए अनलेस कोर्ट में प्रूव हो जाए कि हाँ इसने कोई गलती करी है। तो याद रखना, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग रहा है तो तुम्हें मान नहीं लेना है कि हाँ हाँ ये तो सच है, इस बंदे ने सही में ये क्राइम किया होगा। नो वन इज गिल्टी अनलेस कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। कोई गिल्टी नहीं होता जब तक कोर्ट ये नहीं कह देता कि हाँ भाई तुमने ये क्राइम करा है। आया समझ? और क्या कह रहे हैं? It is also necessary that a person accused of crime should get opportunity to defend themselves. कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर इल्जाम लग रहा है किसी क्राइम का, तो बहुत जरूरी है कि उनको ये मौका मिले कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। To ensure a fair trial, ताकि लोगों को फेयर ट्रायल मिले कोर्ट में, हमारे संविधान में 3 बेसिक राइट्स दिए जाते हैं लोगों को। अब ये 3 बेसिक राइट्स क्या हैं जो अक्सर अक्यूज्ड को मिलते हैं वो समझते हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आप एक ही गलती के लिए एक इंसान को एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज को। मान लो कि हमने एक पर्सन को पकड़ा और हमें प्रूफ मिला कि इस इंसान ने एक बार कहीं पर चोरी करी है। ठीक है, थेफ्ट करा है। तो एक बार चोरी करी है तो तुम इस इंसान को एक बार ही पनिश करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद तुमने फिर से उसे पनिश कर दिया, 2 साल के बाद तुमने फिर से उसे सेम चोरी के लिए पनिश कर दिया। एक बार गलती करी है तो एक ही बार सजा मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मान लो वो फिर से एक दूसरी चोरी कर लेता है तो उसे फिर से सजा मिलेगी। पर एक बार जो वो गलती कर रहा है उसके लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो हमारी गवर्नमेंट एक कानून बनाती है कि अब से अगर तुमने पार्क में कूड़ा फैलाया, अगर तुमने डस्टबिन में कूड़ा नहीं फेंका तो तुम्हें 5,000 का फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये कानून आज से बना है तो ये कानून आज से इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 1 हफ्ता पहले पार्क में कूड़ा फैलाया था तो तुम्हें पकड़ के तुमसे 5,000 रुपए ले लेंगे। बैक डेट से नहीं लगाया जाता कानून को, आज बना है तो आज से इंप्लीमेंट होगा। आज से तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम पार्क में कूड़ा ना फैलाओ। और क्या कह रहे हैं? नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ।
आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कोर्ट में जाकर अपने ही खिलाफ गवाही दे, ठीक है। तो आप किसी भी पर्सन से ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें कोर्ट में जाकर बोलना होगा कि हाँ तूने ही गलती करी है, तुमने ही चोरी करी है। ऐसा बोलना गलत है। वो इंसान कोर्ट में जाके बोल सकता है कि यार मुझे तो ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि मैं अपने ही खिलाफ गवाही दे दूं। तो ये नो पर्सन शैल बी आस्क्ड कि तुम खुद के खिलाफ एविडेंस दो। हो गए हमारे 3 राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को समझते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में मिलियंस में ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। एंड अक्सर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनके साथ अन्याय ज्यादा होता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उन्हें ज्यादा परेशान किया जाता है, उनका ज्यादा फायदा उठाया जाता है, ठीक है। तो हमारे देश के संविधान में इन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लिखा गया है, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। एक तो होता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है, एक होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक होता है चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक टाइप का एक्सप्लॉयमेंट होता है जिसे हम फोर्स लेबर या फिर बेगार कहते हैं। फोर्स लेबर हमने पढ़ा था ना जब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे एशियन गेम्स का। फोर्स लेबर मतलब तुमने किसी से जबरदस्ती काम करवा लिया, तुमने किसी से काम करा लिया या उसे सैलरी नहीं दी या उसे बहुत कम सैलरी दी, ये सब फोर्स लेबर में आ जाता है, ठीक है। एक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या आ जाता है, कुछ एरियाज में इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है। ये चीज स्पेशली अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ और औरतों के साथ ज्यादा होती है, हम इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इन लोगों को बेच दिया जाता है, फिर जो लोग इन्हें खरीदते हैं वो अक्सर इन्हें गुलाम की तरह, स्लेव की तरह यूज करते हैं। तो ये भी हमारे संविधान में लिखा है कि ये करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, फोर्स लेबर भी अलाउड नहीं है। फोर्स लेबर पता है हमारे देश में बहुत पहले के टाइम पे काफी ज्यादा चलता था। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, जो बहुत रिच लोग होते थे, वो गरीब लोगों से जबरदस्ती काम करा लेते थे, उन्हें पैसे भी नहीं देते थे, ठीक है। एंड आज के टाइम पर भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं देश में थोड़ा बहुत ये चल ही रहा है। पर्टिकुलरली जो ब्रिक की इंडस्ट्री है, ईट ब्रिक समझते हो ना, तो जो ब्रिक मेकिंग की इंडस्ट्री है वहां पर तो ये काफी ज्यादा चल रहा है। पर आज के टाइम पर याद रखना ये क्राइम है, ठीक है। ऐसा करना, फोर्स लेबर करना एक क्राइम है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे संविधान में कह रखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब। अगर एक बच्चा है जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है तो आप उससे डेंजरस जॉब्स नहीं करा सकते। डेंजरस जॉब्स में क्या क्या आ जाता है, माइनिंग नहीं करा सकते। डेंजरस फैक्ट्रीज, ऐसे फैक्ट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह यूज होता है वहां पर काम नहीं करा सकते। जैसे कि नॉर्मली बच्चों के साथ क्या होता है, उन्हें फायर क्रैकर मतलब ये जो पटाखे वगैरह बनाते हैं ना, उन इंडस्ट्रीज में बच्चों को यूज करा जाता है। तो फायर क्रैकर्स बनाने के लिए बहुत जेंटल हैंड्स की जरूरत होती है, तो बच्चों को वहां पर यूज करा जाता है। पर ये डेंजरस फैक्ट्री का एग्जाम्पल है। ऐसे चीजों में बिलो 14 ईयर्स के बच्चों को यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हमने चाइल्ड लेबर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बना रखा है। तो इसके थ्रू चाइल्ड लेबर इलीगल कर दिया, राइट टू एजुकेशन को प्रमोट कर दिया, तो हमें उम्मीद है कि इंडिया में बच्चे अब ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और आसानी से, ठीक है। यहां तक कूल है सबको, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉयज द राइट टू फॉलो रिलीजन ऑफ हर ओन चॉइस। हमारे संविधान के हिसाब से हम सबके पास ये आजादी है कि हम अपना रिलीजन अपने हिसाब से चुने और अपने हिसाब से फॉलो करें। और ये आजादी कि हम अपना रिलीजन खुद चुन पाए, ये आजादी डेमोक्रेसी की निशानी है, हॉलमार्क है ये डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि बहुत पहले के टाइम पर जब डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, जब राजा रानी का सिस्टम चलता था, ऐसे में क्या होता था, जो लोग राजा के साम्राज्य में रहते थे ना, उनके पास ये आजादी नहीं होती थी कि वो खुद का रिलीजन चुन पाए।
राजा जो कहते थे उन्हें वही रिलीजन मानना पड़ता था, और अगर साम्राज्य में कोई राजा की बात नहीं मानता था तो उन्हें पनिश किया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें फोर्स करा जाता था कि भाई तुम अपने रिलीजन को कन्वर्ट करो, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, उन्हें बाकी जो प्रजा में बाकी लोग होते थे वो उन्हें परेशान करते थे, ये सब होता था। पर आज के टाइम पे हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, हम लोग अपने मर्जी के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, ये टॉपिक समझते हैं। इन इंडिया एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। इंडिया में सबके पास ये आजादी है कि हम अपना रिलीजन चुने एंड हम अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। क्या मतलब है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का? इट मीन्स person may choose any religion or may choose not to follow any religion. freedom of conscience का मतलब है कि हमारे पास ये आजादी है कि हम किसी भी रिलीजन को चुन सकते हैं या हम किसी भी रिलीजन को नहीं भी चुन सकते, हमारे ऊपर है ये सब, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या आ जाता है कि आप अपने रिलीजन को जैसे मर्जी फॉलो करो, आपको भजन करना है, कीर्तन करना है, या फिर मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, जो करना है करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप अपने रिलीजन को प्रोपगेट भी कर सकते हो, आप अपने रिलीजन के बारे में बता भी सकते हो लोगों को, ये भी अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना, इसके ऊपर कुछ कुछ लिमिटेशन लगा रखी है। ऐसा भी नहीं है कि तुम रिलीजन के नाम पे कुछ भी कर सकते हो, नहीं, रिलीजन के ऊपर कुछ कुछ रोक टोक लगा रखी है। पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के मोरालिटी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजन के ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है। तो याद रखना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई अनलिमिटेड राइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम रिलीजन के नाम पर कुछ भी कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है। एंड गवर्नमेंट ने काफी बार फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रोक टोक लगाई भी है सोशल इवल्स को हटाने के लिए। सोशल इवल्स मतलब हमने ऐसा देखा है कि इतिहास में काफी बार रिलीजन का नाम लेकर बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं, तो उन गलत आदतों को सोसाइटी में से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी बार रिलीजन के बीच में इंटरफेयर करा है। जैसे फॉर एग्जांपल सती सिस्टम, ठीक है। सती सिस्टम में क्या होता था, जैसे मान लो एक मैरिड कपल है, हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड को क्रिमेट किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो वाइफ से बोला जाता था कि जब हस्बैंड को जलाएंगे तो तुम्हें भी उसी आग में जल जाना है। सुनने में भी कितना बुरा सिस्टम लग रहा है ना, तो हमने इस सिस्टम को हटा दिया, ठीक है। तो अगर कभी रिलीजन के नाम पर कुछ गलत हो, जैसे ह्यूमन सैक्रिफाइस हो, इंसानों को बलि चढ़ाया जा रहा हो, तो ये सारी चीजें करना अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि रिलीजन के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रिलीजन के नाम पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि संविधान के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है, ठीक है। Such restrictions cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion. तो अगर ऐसे में सती सिस्टम को हटाने के लिए अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा, तो तुम गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो, नहीं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर लिमिटेशंस है, ठीक है। अगर तुम रिलीजन के नाम पे संविधान के खिलाफ कुछ करोगे तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में बोलती है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। अगर गवर्नमेंट किसी रिलीजियस एक्टिविटी को बैन कर देती है तो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग भी होते हैं जिनको बुरा लग जाता है। तो हमने देखा है कि जब भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर कोई रोक टोक लगाई जाती है तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन जाती है, ठीक है। तो अक्सर रिलीजियस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट के बीच में एक टेंशन रहता है इस राइट को लेकर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड द राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन। हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरे लोगों को मना सकते हैं कि आप हमारे रिलीजन का पार्ट बनो, हमारा रिलीजन अच्छा है। पर ध्यान रखना, तुम
लोगों को समझा सकते हो कि यार हमारे रिलीजन में ये है वो है, हमारा रिलीजन अच्छा है, तुम भी हमारे रिलीजन का पार्ट बन के देखो, इतना तो तुम कर सकते हो, ठीक है। पर किसी को डराना धमकाना, किसी को फोर्स करना कि तेरा रिलीजन खराब है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं रखा, किसी को डराना धमकाना मारना पीटना फोर्सफुली कन्वर्ट कराना, ये सब अलाउड नहीं है। आप लोग बस प्यार से इंफॉर्मेशन बांटो कि मेरे रिलीजन में तो ये अच्छा है, मेरे रिलीजन में तो वो अच्छा है, ठीक है। पर किसी को डराना धमकाना फोर्सफुली कन्वर्ट कराना ये सब अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो हम सबको पता है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दे। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सारे रिलीजन को बराबर रखने का ये भी मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को ज्यादा फेवर नहीं कर सकती। अगर फेवर करना है तो सारे रिलीजन को इक्वली फेवर करो, सारे रिलीजन बराबर होने चाहिए, किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। इंडिया ने अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं रखा है, कुछ कंट्रीज अपना ऑफिशियल रिलीजन रखते हैं, हमने अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा है। इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना हो, प्राइम मिनिस्टर बनना हो, जज बनना हो, तो आपका रिलीजन कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के सिटीजन रहो, उसके अलावा ये नहीं देखेंगे कि अरे तुम्हारा तो ये रिलीजन होना चाहिए तभी तुम्हें प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन नहीं देखते हैं। We have also seen under the right to equality there is a guarantee that government will not discriminate. जब हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे थे तब भी आपको ये चीज बताई गई थी कि रिलीजन के आधार पर भेदभाव हमारे देश में करना अलाउड नहीं है। The institutions run by state will not preach any religion or give religious education. अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे गवर्नमेंट चला रही है तो उस इंस्टीट्यूशन में किसी एक रिलीजन को फेवर करना, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। The objective of this provision is to sustain and nurture the principle of secularism. हमने ये सारे रूल्स क्यों बनाए हैं? ताकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म की भावना बनी रहे। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? हर एक रिलीजन को बराबर मानना। तो ताकि सेक्युलरिज्म बना रहे देश में, इसीलिए हम इन सारे रूल्स को मानते हैं। ओके, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हो गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो जब भी हम अपने देश के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में डाइवर्सिटी की इमेज आती है कि हाँ यार हम सब लोग अलग हैं। इंडिया मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। मोनोलिथिक का मतलब समझते हैं, ठीक है। मोनोलिथिक मतलब कोई एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सारे लोगों का सेम कल्चर हो, है ना। तो इंडिया मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है, हमारे यहाँ सबका सेम कल्चर नहीं है, बल्कि सबका कल्चर अलग है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इन सच अ सोसाइटी दैट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी there would be social sections which are small in numbers compared to other groups. कह रहे हैं क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे भी हैं, कुछ कल्चरल ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनका नंबर बाकी के कंपैरिजन में काफी छोटा है ना। तो मान लो ये हमारा देश है, देश में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है। तो कुछ कल्चरल ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनका नंबर, जिनका पॉपुलेशन काफी कम होगा, तो हम इन्हें कहेंगे माइनॉरिटी, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक देश में बहुत जरूरी है कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी लोगों को अपना कल्चर छोड़ना पड़े और उन्हें मेजॉरिटी से डर के सहम के रहना पड़े। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। इंडिया की डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है, तो हम डाइवर्सिटी को एंकरेज करते हैं। इसी के चलते हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। हम माइनॉरिटी से कहते हैं कि आपके पास हक है ये कि आप अपने कल्चर को फॉलो करो और प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ
रिलीजन के बारे में बात नहीं करी जा रही। रिलीजियस माइनॉरिटी तो होते ही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्रिश्चियंस कम है तो हम उन्हें रिलीजियस माइनॉरिटी कह सकते हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटी तो होते ही हैं। इसके अलावा हम लोग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटी के भी बारे में बात करते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब अगर कोई पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग कम हैं तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कल्चरल माइनॉरिटी मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग कम हैं तो वो कल्चरल माइनॉरिटी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग होते हैं उनका सेम लैंग्वेज या सेम रिलीजन हो सकता है। ठीक है, उनका नंबर भले ही कम हो पर है तो वो इंडिया का ही पार्ट। ठीक है, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स बना रखे हैं। सच कम्युनिटीज हैव अ कल्चर, लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन एंड राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दीज। ऐसे कम्युनिटीज के पास अक्सर खुद का कल्चर होता है, खुद की भाषा होती है, खुद का एक स्क्रिप्ट होता है एंड इनके पास पूरा पूरा हक है कि ये अपने कल्चर को बचाएं, अपने कल्चर के बारे में दूसरों को बताएं और अपने कल्चर को डेवलप करें। ठीक है, हमने सारे माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हर माइनॉरिटी के पास ये हक है कि वो खुद का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लें एंड इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये अपने कल्चर को बचा सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ना अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड देती है, लोन देती है, हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कल्चर के मामले में या रिलीजन के मामले में भेदभाव नहीं करेगी, है ना। गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोच सकती कि यार ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो माइनॉरिटीज चलाते हैं, इनको हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोच सकती, सब बराबर हैं गवर्नमेंट के आगे। ये यहाँ पर इस पॉइंट में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। वैसे तो तुम ध्यान से ही सुन रहे हो, मुझे पता है, प्यारे बच्चे हो तुम लोग, पर यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान से सुनना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। वी कंटेन इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो लिस्ट है हमारा बहुत बढ़िया है। ठीक है, पर merely writing down a list of right is not enough। सिर्फ एक राइट्स का लिस्ट बना देना ये काफी नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि इन राइट्स को सोसाइटी में सही में फॉलो करा जा रहा है, सही में प्रैक्टिस करा जा रहा है। और अगर कल को किसी को ये राइट्स नहीं मिलते तो हमें उस इंसान को डिफेंड करना है, उस इंसान को बचाना है ना। तो सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी सोचना है कि भाई अगर इस इंसान को राइट नहीं मिला तो क्या करना है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज अचीव्ड। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये एक ऐसा राइट है जो इस चीज का ध्यान रखता है कि बाकी लोगों को, इंडिया के सारे लोगों को अपने राइट्स मिले। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का। हमारे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा राइट है, किसने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको याद रखना है, ये अंडरलाइन कर लो बुक में। ठीक है, तो क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में, ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें जिंदगी में अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो तुम डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाओ या तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अपने राइट्स नहीं मिल रहे तो कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों कुछ ऑर्डर्स इशू करते हैं हमारे राइट्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या ऑर्डर्स इशू करते हैं हमारे राइट्स को बचाने के लिए, ये समझते हैं। तो कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, इनको रिट्स कहा जाता है। तो कोर्ट अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर लेकर आ रहे हैं हमारे राइट्स को बचाने के लिए तो इन स्पेशल ऑर्डर्स को हम रिट्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कुछ रिट्स के बारे में बता रखा है, उनके बारे में समझते हैं। एक रिट होता है जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है? अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मींस
कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। मान लो किसी को अरेस्ट करके जेल में रखा है, अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर रही है कि उस अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में लेकर आओ, तो तब हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर, हेबियस कॉर्पस का रिट लाया जाता है। ठीक है, मान लो कोर्ट कह रही है कि तुमने जिस इंसान को अरेस्ट करा है वो अरेस्ट करने का तरीका सही नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसे गलत अरेस्ट कर लिया गया, तो ऐसे में भी हेबियस कॉर्पस का रिट लाती है हमारी कोर्ट, ये बोलने के लिए कि जिसको अरेस्ट करा है उसे छोड़ दो, उसे फ्री कर दो, उसे लॉफुल तरीके से अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस से क्या होता है, कोर्ट कहती है जिसको अरेस्ट करा है उन्हें कोर्ट में लेकर आओ, और ये भी कहती है कि अगर किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया तो उन्हें फ्री कर दो। ठीक है, उन्हें छोड़ दो। हेबियस कॉर्पस हो गया। नेक्स्ट, मैंडमस। This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual। अगर कोर्ट को पता लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऑफिस होल्डर है, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो ढंग से अपना काम नहीं कर रहे, जिसके वजह से इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को उनका राइट नहीं मिल पा रहा, तो कोर्ट ऐसे में उस ऑफिस होल्डर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसे हम मैंडमस रिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। दिस रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा केस उठा लिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। ठीक है, ये कोई ऐसा केस है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिमिटेड पावर्स होते हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर कोई जजमेंट ले लिया या कोई केस उठा लिया, तो ऐसे में प्रोहिबिशन रिट लगाकर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये केस अपने पास ले सकती है। सिमिलरली हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी केस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमेशा कोई ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के ऊपर लगाती है प्रोहिबिशन। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर लगा दे प्रोहिबिशन, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा दे प्रोहिबिशन, ऐसा नहीं होता। हमेशा कोई अपर कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के ऊपर लगाती है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऐसा केस ले ले जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो ऐसे में प्रोहिबिशन लगा के हायर कोर्ट उस केस को अपने पास ले लेती है। नेक्स्ट, क्यो वारंटो क्या होता है? इफ कोर्ट्स फाइंड्स that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder। अगर कोर्ट को पता चल जाए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई ऑफिस होल्डर है, वो कोई काम कर रहे हैं, पर अगर कोर्ट को पता चल जाए कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है ऑफिस होल्डर बनने के लिए, मान लो इनकी डिग्रीज फेक निकले, मान लो इन्होंने एग्जाम ही क्लियर नहीं करा, ये पता लग जाए, तो ऐसे में क्यो वारंटो लगाकर सुप्रीम कोर्ट उस ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ठीक है, सर्त्योरारी क्या होता है? द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर कोर्ट। ठीक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है, वो पेंडिंग केस अगर हाई कोर्ट को चाहिए तो हाई कोर्ट उस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठा लेगी। इसे हम कहते हैं सर्त्योरारी। सर्त्योरारी और प्रोहिबिशन में कंफ्यूज नहीं होना। सर्त्योरारी पेंडिंग केसेस के ऊपर लगाया जाता है कि मान लो कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर वो पेंडिंग चल रहा है, तो अगर वो हाई कोर्ट ने उठा लिया तो हम उसे सर्त्योरारी रिट के अंदर काउंट करेंगे। सर्त्योरारी के साथ भी यही है कि कोई हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर लगाती है सर्त्योरारी। ओके, चलो, तो ये हमारे रिट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जुडिशरी का तो काम है ही हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा हमने और भी ग्रुप्स बना रखे हैं, कमीशंस बना रखे हैं जो हमारे राइट्स को बचाते हैं। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नाम से पता चल रहा है माइनॉरिटीज की हेल्प करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन विमेन, विमेन की हेल्प करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट की हेल्प करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस विमेन, माइनॉरिटीज, दलित्स, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं। इनके अलावा एक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
ठीक है, ये भी हमने एस्टैब्लिश करा है एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को और बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप पहले चैप्टर से ये नाम सुनते आ रहे हो, DPSP ये, DPSP वो, पर हाँ, DPSP आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो फाइनली इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि DPSP क्या है। अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो लीडर्स हमारा संविधान बना रहे थे, उनको पता था कि आगे जाकर हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, एंड उनको ये भी पता था कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होने वाला है कि देश में सबको इक्वालिटी मिले और देश में सबका वेल बीइंग हो। ठीक है, सबके लिए अच्छे अच्छे रूल्स बने। दे थॉट दैट सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन वाज रिक्वायर्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि आगे जाकर जो भी गवर्नमेंट आएगी, हमें उनको थोड़ा गाइड करने की जरूरत है, हमें उनको थोड़े गाइडलाइंस देने चाहिए कि तुम ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाओ, हमें उन्हें थोड़ा एडवाइस देना चाहिए। ठीक है, पर उनको ये भी लगा कि यार जो फ्यूचर गवर्नमेंट है, उनको ना ये एडवाइस ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये पुराने लीडर्स तो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं ये करूं, मैं तो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा, मेरे ऊपर बहुत रोक टोक लगाई जा रही है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए फ्यूचर गवर्नमेंट को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस डाल दी संविधान में एंड ये बोल दिया गया कि ये गाइडलाइंस लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये गाइडलाइंस फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइस सॉर्ट ऑफ है कि अगर आप चाहो तो इस तरीके से काम कर सकते हो, पर अगर आप इस तरीके से काम नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट में जाकर केस कर सकता है कि यार गवर्नमेंट तो DPSP को फॉलो नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल मतलब इन गाइडलाइंस को लेकर तुम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट तो इस गाइडलाइन को मान ही नहीं रही। ठीक है, हमने इस स्पिरिट के साथ बनाया है कि गवर्नमेंट इन गाइडलाइंस को मानने की कोशिश करेगी, पर अगर नहीं भी मान रही तो हम कोर्ट में जाकर हल्ला नहीं मचा सकते। ठीक है, those who framed our constitution thought that the moral force behind these guidelines would ensure government would take them seriously। जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे, उनका ये मानना था कि इन गाइडलाइंस के पीछे जो मॉरल फोर्स है, आगे आने वाली गवर्नमेंट उस मॉरल फोर्स को समझेगी। ठीक है, एंड जो लोग संविधान बना रहे थे, उनको ये उम्मीद भी थी कि अगर गवर्नमेंट DPSP को सीरियसली नहीं लेगी तो जनता गवर्नमेंट को परेशान करेगी कि यार आप DPSP को भी तो देखो, आप DPSP को भी तो फॉलो करो। तो हमारे संविधान में एक सेपरेट लिस्ट बन रखी है कुछ गाइडलाइंस की, जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं गाइडलाइंस की लिस्ट को हम लोग DPSP या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देकर बताती हूँ। मान लो कि मैंने आप लोगों को एक एडवाइस दी कि यार साल के शुरुआत से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, ऐसा मत करना कि एग्जाम के एक हफ्ता पहले तुम नोट्स बना रहे हो। ठीक है, अब ये एडवाइस ही है, ऐसा नहीं कि तुमने नोट्स नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डांटूंगी, मारूंगी, पीटूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बना लो तो अच्छा है, अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। पर मुझे उम्मीद है कि तुम बना लोगे, क्यों? क्योंकि एक मॉरल फोर्स है तुम्हें, मतलब मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम लोग भी मेरी बहुत इज्जत करते हो, तो एक मॉरल फोर्स है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो तुम लोग वो प्यार से मान जाओगे, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ एक लॉजिक DPSP के पीछे भी है। DPSP कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि फ्यूचर गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए, पर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं करा तो हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, पर हमें उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट तो ये फॉलो कर ही लेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, DPSP में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। तो DPSP में मेनली 3 चीजें लिखी हुई हैं। एक,
क्या लिखा है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। डीपीएसपी में कुछ ऐसे गोल्स लिखे हुए हैं जो कि एक सोसाइटी को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। डीपीएसपी में कुछ राइट्स का जिक्र कर रखा है। ऐसा थोड़ी है कि सारे राइट्स हमने फंडामेंटल राइट्स में ही लिख दिए, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमारे कुछ राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो हमारे राइट्स हैं उनका जिक्र डीपीएसपी में किया गया है। डीपीएसपी में और क्या लिखा है, कुछ ऐसे पॉलिसीज का जिक्र किया है डीपीएसपी में जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। द थर्ड, द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी। कह रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पीरियड में डीपीएसपी को मानने की भी कोशिश कर रखी है। जैसे जब हमने जमींदारी के सिस्टम को हटाया था तो वो हमने डीपीएसपी के चलते हटाया था। जब हम बैंक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आए, जब हम लोग फैक्ट्री के लिए अच्छे अच्छे लॉज लेकर आए, जब हमने ये कहा कि लोगों को मिनिमम एक सैलरी मिलनी चाहिए देश में, जब हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना स्टार्ट करा, जब हमने रिजर्वेशन लगाया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को हेल्प करने के लिए, तो ये सब डीपीएसपी के चलते ही हमने ये सारे स्टेप्स लिए थे। ठीक है, तो such efforts to give effect to DPSP include right to education। ठीक है, तो डीपीएसपी में और क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, राइट टू एजुकेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, ये सारे जो राइट्स हैं ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ राइट्स हैं, सिर्फ हक हैं। एज अ गुड सिटीजन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है, मतलब कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें निभाने की कोशिश करनी चाहिए। 1976 में संविधान में एक अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के बारे में बहुत कुछ आप पढ़ोगे आगे जाकर, अभी के लिए सुन लो बस। हाँ, 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया एंड 42nd अमेंडमेंट में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन को ऐड किया गया। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन में बोला गया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ राइट्स हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें करनी चाहिए एज गुड सिटीजन। ठीक है, तो क्या लिखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में, इसमें लिखा गया है कि तुम संविधान की बात मानो, तुम अपने देश को डिफेंड करो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, देश के मॉन्यूमेंट्स को खराब मत करो। तो ये सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं एज सिटीजन्स और हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें राइट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें कोर्ट में लेके चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो ही हम तुम्हें फंडामेंटल राइट्स देंगे, ऐसा नहीं है। इसका भी बस एक मॉरल फोर्स है, तुम्हें बस याद दिलाया जा रहा है कि एज गुड सिटीजन्स तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो समझते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। फंडामेंटल राइट्स से डीपीएसपी का हेल्प होता है, डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स का हेल्प होता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के ऊपर रोक टोक लगाता है कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो फंडामेंटल राइट से गवर्नमेंट के ऊपर रोक टोक लग जाती है, लिमिटेशन लग जाती है कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। डीपीएसपी से क्या है, डीपीएसपी से गवर्नमेंट को एंकरेज करा जा रहा है कि तुम ये करो वो करो, तुम सिटीजन के लिए एजुकेशन लेकर आओ, सिटीजन के लिए मिड डे मील स्कीम लेकर आओ। तो फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को रोक रहा है कि सिटीजन को परेशान मत करो। डीपीएसपी गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है कि सिटीजन्स की मदद करो। आया समझ?
फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल के लिए, फंडामेंटल राइट्स की जब बात होती है तो वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है। डीपीएसपी की जब बात होती है तो पूरे सोसाइटी के लेवल पर होती है कि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है, गवर्नमेंट इंटेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी and it came in conflict with fundamental rights of the citizen. This problem arose when government sought to pass laws to abolish zamindari system. These measures were opposed on the ground that they violated right to property. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट को भूल गई हो। तो हमारी गवर्नमेंट एक बार जमींदारी सिस्टम को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर जब जमींदारी सिस्टम को हटाने की कोशिश की जा रही थी तब एहसास हुआ कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ हो जाएगा। बहुत पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगा कि जमींदारी सिस्टम हटाना है, पर जमींदारी सिस्टम को अगर हटाना था तो ये राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीपीएसपी को लाने के चक्कर में हम फंडामेंटल राइट को भूल जाते हैं, ठीक है। तो keeping in mind the societal needs that are greater than individual interests, the government amended the constitution to give effect. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को लगा कि यार सोसाइटी की नीड ज्यादा जरूरी है, तो हम डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चलो संविधान को अमेंड करके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा देते हैं। ये डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, एंड जैसे ही ये डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में डिस्कशंस, डिबेट, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को तो लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है ना, कि उन्होंने डीपीएसपी को ऊपर रखा, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया, गवर्नमेंट को तो लग रहा था उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। पर जुडिशियरी को ये चीज अच्छी नहीं लगी। जुडिशियरी मतलब जो कोर्ट्स का सिस्टम है, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को तुम जब मन करे तुम बदल नहीं सकते डीपीएसपी को ऊपर रखने के लिए। तो जुडिशियरी ने ये बोलना स्टार्ट करा। बहुत लंबे टाइम तक गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में डिबेट्स चलते रहते हैं कि क्या करना सही है। द गवर्नमेंट वाज सेइंग पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिबेट में पार्लियामेंट कह रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी कि पार्लियामेंट संविधान की किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, पर कोर्ट क्या कह रहा था कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट को भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनली इनका ये डिबेट एंड डिस्कशन कब सेटल होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता है जिसे हम कहते हैं केशवानंदा भारती केस। सुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो एनसीईआरटी में। केशवानंदा भारती केस में क्या कहा गया? The court said that there are certain basic features of constitution and these cannot be changed by parliament. कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसको कोई नहीं बदल सकता, पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। अभी के लिए ऊपर ऊपर से समझो, बाकी आपका एक चैप्टर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, उस चैप्टर में आपको इन डिटेल ये समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्या कह देती है हमारी तो क्या कह देती है हमारी जुडिशरी इस टाइम पर कि कुछ बेसिक राइट्स हैं हमारे, कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे संविधान में जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये बेसिक राइट्स क्या होंगे, जुडिशरी ने कहा कि ये बेसिक राइट्स क्या होंगे ये तो जुडिशरी ही बताएगी, ठीक है। जैसे एक मैं रैंडम एग्जांपल दे रही हूं तुम्हें, कल को अगर कोई गवर्नमेंट इक्वालिटी को हटाना चाहे हमारे संविधान से तो नहीं हटा सकती, क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे संविधान में जिसको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब तो आई थिंक पुरानी स्लाइड्स चल रही हैं। ओके, हाँ, आई थिंक ये लास्ट के कुछ जो स्लाइड्स हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। एक अदर फ्रीडम्स करके हमारा टॉपिक था जो कि हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि कोई भी राइट अनलिमिटेड नहीं होता, हमारे राइट्स के ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो पर हाँ, आप लोगों को अवेयर रहना होगा कि कोई भी आपके राइट्स को मिसयूज ना करे। ये हम पार्ट 1 में ही कवर कर चुके हैं, ये स्लाइड्स यहाँ फिर से लग गई हैं, टेंशन नहीं लेना, ओके।
इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। कन्फेटी टाइम। ओके, तो सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप लोगों ने एक और चैप्टर मेरे साथ खत्म कर दिया है। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। अभी भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। ये तो हमारी फ्री क्लास थी, पर अगर आप इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ टॉपर लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश हमारे साथ कवर करोगे। हम आपको नोट्स देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो। हम आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेकर आएंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते रहेंगे। और फिलहाल हमारे बैच को ज्वाइन करने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी अनअकैडमी में चल रहा है 25% तक का डिस्काउंट हर बैच में। ठीक है, 25% तक का डिस्काउंट का मतलब है कि आप लोग 16,000 रुपीज बचा सकते हो। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मई 18 तक है, तो आप लोग कोशिश करो कि मई 18 से पहले पहले हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लो। बैच कैसे ज्वाइन करना मैं आपको ये बताती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11 कह के एक लिंक दिख जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फोन नंबर डाल दो, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको हमारा बैच कितने मंथ्स तक चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे। तो मंथ्स सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिखना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो तुम जैसे ही ये कोड लगाओगे अनुष्या, तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखो अनुष्या, उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और फिर आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है बढ़िया, तुम्हें तो पता ही है कितनी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है हमारी। जिसने नहीं कर रखा अब भी टाइम है, जल्दी जल्दी हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। चलो, एक और चीज हमारे अनअकैडमी में चल रहा है अनअकैडमी पोल्स लीग, जहां पर क्विज हो रहे हैं। एंड अगर आप उन क्विज में टॉप करते हो, टॉप 10 में आते हो, तो आपको गिफ्ट्स जीतने के मौके मिल सकते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पोल कब है? मई 30 को। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों का ये चैप्टर खत्म करा दिया, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मई 30 को राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पोल होगा, फ्री क्लास होगी, यहां पर आ जाना। ठीक है, ये क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होगी। ठीक है, इसके अलावा इस संडे, ठीक है, इस संडे मैं यूट्यूब पर भी एक पोल रखूंगी इसी चैप्टर के ऊपर, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से करके आना। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था। ठीक है, आई होप अगेन कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो सेशन सबके साथ शेयर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।